गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशनशिप फंक्शंस और ये है लेक्चर 06। लेक्चर 05 में हमने पढ़ी थी इक्विवेलेंस क्लासेस और उस पर किए थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? सबसेट्स होते हैं उस सेट के जिसके ऊपर आपका रिलेशन डिफाइंड है। वो सबसेट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस में या म्यूचुअली डिसजॉइंट सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम पार्टीशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उन्हीं पार्टीशंस को मिलाने पर वापस से आपका सेट बन जाता है। तो यही इक्विवेलेंस क्लासेस थी। इसका कंसेप्ट हमने लेक्चर 05 में देखा। कुछ 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस पर बन सकते हैं वो देखें, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इनडायरेक्ट वे में भी एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें कहा नहीं गया है कि इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, बट हमने वो क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और अभी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ 10 या 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक लेक्चर और लेंगे, लेक्चर 07, जिसमें बच्चों के 10 और 11 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो उसके साथ रिलेशंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर हम फोकस करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन काउंट था क्वेश्चन नंबर 16, और अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट both a and b are either even or odd. Show that r is an equivalence relation. Further, show that all the elements of subset this are related to each other and all the elements of subset this are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये आई थिंक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। हमसे कहा गया है कि आर इज़ अ रिलेशन सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड, यानी कि अगर ए कॉमा बी कोई रिलेशन में होंगे, ए बी से रिलेटेड होगा, तो या तो दोनों इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, तभी रिलेशन में वो आएंगे। ठीक है, और ये रिलेशन किस पर डिफाइंड है? इस सेट पे। तो सबसे पहले तो पूछा गया है कि हमें ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस बताना है। पहला इक्विवेलेंस यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और उसके बाद ये बताना है कि ये जो दो सबसेट्स हैं ए के, इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, इसका खुद से रिलेटेड है, और कोई भी आपस में रिलेटेड नहीं है। तो सर ये किस चीज़ की कंडीशन है? ये तो इक्विवेलेंस क्लासेस की कंडीशन है। तो यानी कि ये दो पार्टीशंस इस सेट के ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें से प्रूव करना है कि हाँ ये पार्टीशंस हैं। कहा नहीं गया है, बट बात वही है। ठीक है, तो ये इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसमें इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, देन ए एंड ए विल बी आइदर इवन और ऑड। भाई अगर ए कोई एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 कुछ भी है, तो 1 और 1 तो आपस में या तो इवन होंगे या ऑड होंगे ऑब्वियसली। भाई अगर 1 ऑड नंबर है तो 1 भी ऑड ही है। अगर आपने 6 लिया तो 6 इवन है तो 6 भी इवन ही है। तो ए एंड ए विल बी आइदर इवन और ऑड, विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए इज़ रिलेटेड टू आर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री चेक करें बच्चों। सर सिमेट्री के लिए मान लो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई आर्बिट्रेरी पेयर है। इसका मतलब क्या रहा होगा? दैट विच इम्प्लाइज दैट ए एंड बी बोथ आर आइदर इवन और ऑड, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट, यानी कि भाई कब रिलेशन में होंगे? जब ए और बी दोनों या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। विच इम्प्लाइज दैट बी एंड ए और बी एंड ए मस्ट ऑल्सो बी, या बी एंड ए आर ऑल्सो either even or also either even और odd। अच्छा, ग्रामेटिकली देखा जाए तो इंग्लिश के रूप से ये गलत है। ठीक है, बोथ आना चाहिए था। इम्प्लाइज दैट बी एंड ए बोथ आर ऑल्सो आइदर इवन और एक साथ। अगर बोथ में यहाँ लगाता तो इसका मतलब क्या होता कि यानी कि या तो एक इवन है एक ऑड है। वो तो हो ही सकता है, दुनिया में सारे नंबर हो सकते हैं, बट हमें बताना कि नहीं दोनों या तो इवन है या दोनों ऑड है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। भाई मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी इवन है तो बी और ए भी इवन होंगे, वैसे अगर ए और बी ऑड है तो बी और ए भी ऑड ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में। लेट ए कॉमा बी and
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बताओ मुझे। या तो मैं तुम्हें दो स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ कि ए एंड बी आर बोथ इवन और ऑड, या बी एंड सी। इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग है दैट ए कॉमा बी एंड सी आर आइदर इवन और ऑड साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम। यानी कि अगर ये रिलेशन में है, अगर ए और बी इवन है तो इसका मतलब बी इवन नंबर है, ठीक है। और यानी कि बी और सी भी आर में है, यानी कि बी और सी भी एक ही तरीके के होंगे। पर तुम तो कह चुके हो कि बी इवन है तो सी भी इवन होगा, तो उस कंडीशन में ए बी सी तीनों ही इवन हो गए। अब ऐसा समझो कि ए और बी ऑड होते, यानी कि दोनों ही ऑड है, और बी और सी भी अगर आर में है तो मतलब बी और सी भी ऑड होंगे, ऑड तो तीनों ही ऑड हो गए। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर ये तीनों रिलेशन में है, ये दोनों पेयर रिलेशन में है, तो आपके ए बी सी या तो इवन होंगे एक साथ या फिर एक साथ ही ऑड होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए और सी भी आर में लाई करेगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। सो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस के साथ इम्प्लाइज दैट नहीं लगेगा, हैंस कॉमा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर हमसे पूछा था कि प्रूव करो कि इस सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और इस सेट का खुद से, पर आपस में रिलेशन में ये नहीं होंगे। तो सर इसमें तो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना है, क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5, 7 will be related to each other as each element in this set is odd। क्योंकि सारे ही ऑड है तो आपस में रिलेट करेंगे सर। ही एक भाई सारे के सारे ऑड है तो कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेशन में होंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऐसा कहती है। ऑल्सो each element of 2, 4, 6 will be related to each other as each element of 2, 4, 6 is even। तो सारे इवन नंबर आपस में रिलेशन होंगे। और फिर लास्ट लाइन लिख सकते हो, बट no element of 1, 3, 5 and 7, आदत पड़ रही है एंड लिखने की, element of this will be related to any element of 2, 4, 6 since first set is the set of odd numbers and second set is the set of even numbers। या ऐसा भी लिख सकते हो, no element of this will be related to any element of this since first set is a set of all odd integers, यानी कि और all the elements of the first set are odd and all the elements of second set are even। तो odd और even आपस में रिलेशन में नहीं हो सकते, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। राइटिंग समझ में आया चाहे नहीं है, मैंने रिपीट कर चुका हूँ कि मैंने क्या बोला है। बहुत कुछ लिखना रहता है, इसमें लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, पर ये लिखना है तुम्हें तो आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि तुम समझ सकते हो पहली लाइन से। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, बट एनसीईआरटी थोड़ा इन चीज़ों को एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखती है, तो मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लिख के आना है, इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, और ये बोथ सही जगह लगा के आना। जल्दी से नोट करेंगे। सो आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। जल्दी से आ जाइए बोर्ड के ऊपर। तो ये रिलेशन है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस और सेट ए जो कि है ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, उसके ऊपर ये डिफाइंड है।
NCERT क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं कोई क्वेश्चन छुड़वाऊंगा नहीं, चाहे एग्जाम्पल हो इसलिए करवा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इन सेट में से कोई सी भी एक किताब ले लो, ठीक है, तो उस किताब में उतने ही पेजेस होंगे जितने उस किताब में होंगे। समझ में आई मेरी बात? आपकी NCERT में उतने ही पेजेस है जितने की आपकी NCERT में। देन एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एज एक्स, which implies that x comma x belongs to R for all x belongs to A। क्योंकि जब किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए ट्रू है तो आर्बिट्रेरी तो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं किसी भी केस को जनरली प्रूव करेंगे, ठीक है। एक मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ एक एग्जांपल से। बहुत से लोगों को कई बार इसमें दिक्कत होती है, जनरल का मतलब क्या होता है। अभी कोविड का टाइम है तो कोविड की वैक्सीन बनेगी, ठीक है। भाई पोलियो की दवा बनाना आसान क्यों था? क्योंकि वो 3-4 साल के बच्चों को देनी थी, तो उसका टेस्ट भी उतने ही लोगों पे करना था। बट कोविड की वैक्सीन जो बनानी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब 1 दिन का बच्चा है, पैदा हुआ है, तो उससे लेके पूरा 90 साल 100 साल तक के लोगों को आप लगा पाओ, तो बड़ी रेंज आ गई। जनरल वैक्सीन के लिए हर किसी पर ट्राई करना पड़ेगा। अब एक बार हर किसी पर ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन आती है 1 साल में 2 साल में, तो इसका मतलब क्या होगा? आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। यानी कि कल को किसी मेडिकल शॉप में या कहीं पर वैक्सीन अवेलेबल है किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप कोई भी उठ के जा सकते हो और वैक्सीन लगवा सकते हो, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड है। वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी जनरल के लिए अगर कोई चीज़ ट्रू है तो फिर वो किसी के लिए भी ट्रू हो सकती है। पर अगर आपको फॉल्स प्रूव करना है, आपकी वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर WHO को यही प्रूव करना है, तो मान लो आपकी वैक्सीन अलाउड है, अब उसने भेज दिया कि कोई 85 साल का भेज दिया, उस वैक्सीन ने हो सकता है काम ना किया हो। तो टेस्टिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। अभी टेस्टिंग फेज़ में चल रही ज़्यादातर टेस्टिंग, तो यही होता है। अगर किसी को सिम्टम्स अलग तरीके से दिखने लग जाते हैं, ज़्यादा बुखार आने लग जाता है या साइड इफेक्ट होता है, तो कहते हैं कि वैक्सीन में थोड़ा सा काम अभी और करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जनरल तरीका है। सिमेट्री की बात करते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई इन दोनों किताबों में हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों बुक्स में उतने ही पेजेस है। इसका मतलब y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि y, x बिलोंग करेगा, सॉरी r आएगा, लेट x, y बिलोंग्स टू r, तो ये भी बिलोंग करेगा r में, विच एम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी की बात करें, लेट, अच्छा x, y ले रहा हूँ तो वही ले लो, लेट x, y, y, z बिलोंग्स टू r। तो मैं चेक करना है कि क्या x, z भी करेगा। इसका मतलब क्या है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में भी बराबर पेज है, y और z में भी बराबर है। इसका क्या मतलब है कि x एंड z में भी बराबर होंगे। x and z also have same number of pages, which implies that x, z belongs to R, which further implies that R is transitive। और क्योंकि अब यहाँ पर लिख सकते हो enhance या फिर लिख सकते हो since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence, R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, तो जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। सो आई होप नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज़ गिवन बाय द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए1 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला तो ये, फिर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, हमें डिफाइन करना है कि ये मतलब प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस होगा इस सेट के ऊपर। तो जल्दी से रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, वैसे दिख ही रहा है कि है ये। लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देन मोड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0,
विच इज़ इवन, 2 से डिविजिबल है ना। इसका मतलब क्या होगा सर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r विच इम्प्लाइज दैट r इज़ रिफ्लेक्सिव। यहाँ हमेशा लिख सकते हो a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, तो r रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं, बड़ा सिंपल। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू a। अगर a कॉमा b r में बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उनका जो मॉड्यूलस है, उनके डिफरेंस का जो मॉड्यूलस है विच इज़ इवन। तो माइनस कॉमन ले लूँ तो वो भी इवन, और माइनस तो ये मॉड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो a माइनस बी यानी से कि मॉड के बराबर होता है हमेशा, इज़ इवन विच इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r क्या हो गया, सिमेट्रिक। सर ट्रांजिटिविटी चेक करवा दो। लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r फॉर एनी a b c बिलोंग्स टू a। देन भाई इससे क्या पता पड़ता है r में कि मोड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन एंड मोड ऑफ b माइनस c इज़ इवन। इससे क्या पता पड़ता है भाई, अगर किसी का मोड इवन है तो उसका जो रो फॉर्म होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इवन ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इवन रहा होगा, तभी तो उसका मोड भी इवन आ रहा है। और जो b माइनस सी है वो भी इवन रहा होगा, क्योंकि 2 हो चाहे माइनस 2 हो, दोनों के दोनों इवन है, तो दोनों के मोड भी इवन ही होंगे, इवन। तो सर इसका क्या मतलब होता है, अगर 2 नंबर इवन है तो उनका सम भी इवन होगा, विच इम्प्लाइज दैट a माइनस बी प्लस b माइनस सी विच विल बी इक्वल टू a माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन। चाहो तो लिख सकते हो सिंस सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑल्सो इवन। ठीक है, ऑल्सो लगा लेना, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑल्सो इवन। अगर a माइनस सी इवन है बेटा तो उसका मोड भी इवन होगा, इम्प्लाइज दैट a मोड ऑफ a माइनस सी इज़ ऑल्सो इवन, which implies that a comma c also belongs to r, which further implies that r is transitive. And since r is reflexive, symmetric and transitive, so r is equivalence also. अब हमसे पूछा गया था इक्विवेलेंस बताने के बाद कि बताओ कि 1 3 5 इसके 2 पार्टीशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड होंगे, 2 4 आपस में होंगे, पर 1 3 5 2 4 के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है सर, 1 3 5 होंगे ना, सारे ऑड नंबर है, 2 और 4 आपस में होंगे, सारे इवन है। 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है और 2 इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा इवन होता है। ठीक है, लेकिन एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता। तो समझ में आया, पर लिखेंगे कैसे, तो लिख लो, क्योंकि मोड है इसलिए। तो मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कॉमा, सो all elements of the set 1 3 5 are related to each other। ठीक है, similarly modulus of difference of 2 even numbers is always even। सोच के देखो, है ना। So all elements of the set 2 4 are related to each other। और इसी तरीके से लास्ट लिखेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 even and 1 odd नंबर इज़ नॉट इवन। भाई एक ऑड और एक इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होगा, और जब इवन नहीं होगा तो आपस में रिलेशन में भी नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, इज़ नॉट इवन, कॉमा, देयरफॉर
नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, इस सेट का कोई भी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, यही बताने के लिए हमसे कहा गया था। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यही कहा गया था कि भाई इसका कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेशन में नहीं होंगे और ये मतलब इसके साथ नहीं होंगे। और इक्विवेलेंस क्लास जो पार्टीशन बताए थे, ये पार्टीशन से लिखे हुए हैं। पार्टीशंस की भी तो ये कंडीशन थी, जितने पार्टीशन है सब आपस में एक दूसरे के साथ हैं, पर कोई भी पार्टीशन किसी दूसरे पार्टीशन के साथ रिलेशन में नहीं होगा। और वो क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट है कुछ भी, इनका इंटरसेक्शन 5 है और सारे पार्टीशंस का यूनियन वापस से सेट बनाएगा, तो इन दोनों का यूनियन वापस से आपका सेट ए बना रहा है। ठीक है, समझाने लायक कुछ खास है नहीं, जल्दी से उतार लो, वीडियो को पॉज करो और उतार लो। तो आई होप नोट हो गया होगा। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, जो आपको स्नैपशॉट आपको भी दिख रहा होगा उसमें भी मैंने लिख रखा है पेंसिल से कि क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जैक्ट यही था। और जो था ना कि सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये भी करा चुका हूँ वहाँ पर। तो पढ़ते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, जैसा भी है, गिवन बाय सेकेंड पार्ट द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो ये प्रूव करो। फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो पहला वाला तो मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में, और जो दूसरा वाला है वो भी हम कर रहे हैं। चलते हैं वापस से बोर्ड पे आ जाइए। तो सॉल्यूशन नंबर 20 का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 में करा चुका हूँ, तो वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में कहा गया कि इसको इक्विवेलेंस बताओ और फिर उन एलिमेंट्स का सेट निकालो जो 1 से रिलेटेड है। तो भैया रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। लेट, भाई कौन से सेट पे डिफाइंड है ये? अच्छा, सेट ए पे डिफाइंड है। ऑन सेट ए, और ए की जिस तरह की डेफिनेशन है वो है 0 1 2 3 ... 11, 12। ये मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। क्वेश्चन में यही है डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, यही है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अच्छा, मैं बता दूं बेटा, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ, कोई सॉल्यूशन लिख के नहीं बैठा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं, है ना। तो गलती हो जाती है, बट मैं उसको सही कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे दिखता है तुम्हारे कमेंट करने से पहले। सो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए तो हमेशा खुद के बराबर ही होगा, वही हर एलिमेंट खुद के तो बराबर ही होगा। सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, विच इम्प्लाइज दैट R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्री भाई, सिमेट्री क्या कहती है कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ए बी के बराबर है, उसका मतलब बी भी ए के बराबर है, उसका फर्दर मतलब कि बी कोमा ए R में लाई करता है, और इन सब का वापस से मतलब कि R सिमेट्रिक है। ये बड़ा पसंद है मेरे को, इम्प्लाइज दैट वाला सिंपल। ठीक है, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तुम चाहो तो देन, दस, हैंस, सिंस, देयरफॉर ऐसे सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्लियरली वगैरह वगैरह, है ना। तो तुम लिख सकते हो एक ही बात के अलग अलग मतलब अलग अलग बातों का एक ही मतलब है, बट वो दिखाने के लिए लिख सकते हो। मैं ये लगाना पसंद करता हूँ। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या मतलब हुआ कि भाई ए कॉमा बी आर में है तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, और इतना तो हम पैदा हुए तब से जानते हैं कि भैया ए बी सी के बराबर होगा ही होगा। उसका क्या मतलब होगा कि ए कॉमा सी भी आर में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, भैया ये दोनों आर में थे, इसके मतलब ए और सी भी आर में आ गया, ये इम्प्लाई कर रहा है इस बात को। तो क्या हो गया, आपका आर ट्रांजिटिव हो गया। और क्योंकि आपका आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें ढूंढना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। नाउ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 1, है ना भाई। ये तो होता है इक्विवेलेंस क्लास 1, यही तो होती है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, which equals to the set of all x belongs to A such that 1, x belongs to R। उन सारे x का सेट, वही तो पूछ रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स का सेट
जो ए में भी लाई करते हों और 1 से रिलेट करते हों। सो द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, अब डेफिनेशन लिखें क्या है, सच दैट 1 एक्स बिलोंग्स टू आर, और 1 एक्स आर में कब बिलोंग करेगा, जब 1 एक्स के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में यही डेफिनेशन है, तो बेटा सिर्फ 1 होगा जो खुद से रिलेट करेगा। समझ में आया? यानी कि ये जो रिलेशन है इसका कुछ समझ में आ रहा है। ये रिलेशन क्या है? ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, मेरी बात समझ रहे हो? सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस है, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसकी डेफिनेशन है। तो आर आप लिखोगे, अगर मैं लिटरली लिख सकता हूँ 0,0 1,1, तो ऐसे 13 ऑर्डर पेयर्स का एक क्या होगा, ये रिलेशन होगा। समझ में आ गया बेटा? तो 1 से 1 के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि रिलेशन में 1,1 ही लाई करता है। तो आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तो भाई अभी तक नोट हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, ये प्लेन 2 बार लिखा हुआ है, इन अ प्लेन गिवन बाय द सेट ऑफ ऑल पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ऑरिजिन। Show that this is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to a point P not equals to 0,0 is the circle passing through the point P with origin as center. और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक रिलेशन दिया था, हमें प्रूव करना है पहले तो कि ये इक्विवेलेंस है, फिर हमें पता लगाना है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, अगर उस पॉइंट P के साथ जो भी रिलेशन में होंगे पॉइंट्स, उनका जो पूरा का पूरा पाथ होगा वो एक सर्किल होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करें। और अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने से पहले इस पर एक प्रॉब्लम आएगी। भाई आपको जो रिलेशन दिया वो वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी वर्ड्स में अगर मैं चेक करवाने लग गया तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा लिखना पड़े। तो अगर कोई आईटी का स्टूडेंट होगा आप में से जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चूज़ करी 11-12 में, कोई करता नहीं है वैसे, बट करी हो, तो वो रिलेट कर पाएगा कि आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग में किसी चीज़ को बता देते हैं कि भाई हम ऐसे चीज़ को इस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप वैसा कर सकते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिख देंगे अपनी सहूलत के लिए, दैट लेट ओ, कैपिटल ओ, रिप्रेजेंट ऑरिजिन, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एंड फुल स्टॉप मत लगाओ, रिप्रेजेंट ऑरिजिन एंड द डिस्टेंस, एंड लेट, क्या लिख दो, एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट x एंड origin be represented by OX, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट x और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OX से। अब ये x की जगह P हो, Q हो, R हो, S हो, तो वो OP, OQ, OR, OS उस हिसाब से हो जाएगा। तुमने एक बार लिख दी तो पूरे क्वेश्चन में अब तुम्हें बार बार वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं। अब सीधा रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। मैं समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा था। लिखेंगे लेट P बिलोंग्स टू ए, मान लो P कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट A का, देन P, बिलोंग्स टू R as OP is equals to OP which implies that R is reflexive। क्या लिख दिया भैया इतनी जल्दबाजी में आपने? मैंने कहा कि मान लो P कोई पॉइंट है तो सेट का, तो मैं कह रहा हूँ कि P, R में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि P का डिस्टेंस O से उतना ही होगा जितना P का डिस्टेंस O से। अब सोचो इसी सेंटेंस को लिखने के लिए अगर तुम वर्ड्स का इस्तेमाल करते कितना लंबा जाता। समझ में आया? बहुत सी बुक्स लिखती भी है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, बट आई होप मुझे जितना मुझे पता है कि R.D. शर्मा या R.S. अग्रवाल में से किसी में है ये क्वेश्चन, NCERT का ये क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन नंबर मैंने लिख रखा होगा, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। तो वो भी पता नहीं ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब तो उनका ज़्यादा बेटर है तरीका, बट आई थिंक वो भी ये बात नहीं लिखते हो, तुम नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो बता देना पहले लाइन में कि भाई हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले। तो लेट P, Q बिलोंग्स टू A, मान लो कोई 2 पॉइंट है, P, Q बिलोंग्स टू R फॉर एनी P, Q बिलोंग्स टू A। मान लो कोई 2 पॉइंट है वो रिलेशन में है, वो रिलेशन में इसका मतलब क्या है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। P, Q तभी तो रिलेशन में होते हैं जब P का भी उतना ही डिस्टेंस है ओरिजिन से जितना Q का।
अब हमने बता दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या होगी, ओ पी ओ क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ओ क्यू भी ओ पी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका क्यू कॉमा पी भी किस में है, रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक। आई होप समझ में आया होगा। ट्रांजिटिविटी तो और भी आसान है, फिर बोलने की कोशिश करूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा। सोच के देखना एक बार के वर्ड्स में लिखने बैठते तो क्या होता। लेट पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा एस बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ओ पी तो ओ क्यू के बराबर है एंड जो ओ क्यू है वो खुद ओ एस के बराबर है। ये दोनों में कॉमन है तो ओ पी भी ओ एस के बराबर होगा। इसका मतलब जो पी कॉमा एस है वो भी आर में लाई करेगा। इसका मतलब आपका आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और इम्प्लाई स्टेट करके लिख सकते हो क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। फिर आपसे अगला इसमें पूछा था क्वेश्चन कि भाई बताओ, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज द सर्किल पासिंग थ्रू द पी पॉइंट पी विद ऑरिजिन एज सेंटर। तो भाई देखो, लेट कर लो, लेट ओ पी इज इक्वल्स टू के यूनिट्स। ओ पी को के यूनिट्स मान लो, ठीक है। मान लो कि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का ऑरिजिन के साथ वो के है। तो मुझे एक बात बताओ, उस हर पॉइंट का डिस्टेंस जो पी से रिलेट करेगा उसका डिस्टेंस भी ऑरिजिन से के ही होगा। ये तो कहता है कि वो हर पॉइंट क्यू जो पी के साथ रिलेट करेगा उसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना पी का है, यानी कि के का होगा। देन द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स comma which are related to P, the set of all those points which are related to P will be, yes, the set of all points, the set of all points which are related to P, all points which are related to P will be those, ये यहाँ लिख लो, will be those whose distance from origin एज के यूनिट्स। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑरिजिन से के यूनिट हो गया। भाई ये तुम्हारा प्लेन है, ये तुम्हारा ऑरिजिन है, ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस के है, दूसरे पॉइंट का भी के है। तो भाई अगर मैं इन सबको मिला दूँ तो ये सर्किल नहीं बन जाएगा के रेडियस का। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या लिखोगे, क्लियरली कॉमा द लोकस, इस वर्ड का मतलब समझा दूंगा अभी। द लोकस ऑफ ऑल those points will be a circle with radius k units and center at origin। ठीक है, सेंटर ऑरिजिन पे होगा 0,0 पे और एक सर्किल होगा के यूनिट का। भाई लोकस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आई होप वैसे तो आपको आना चाहिए था, बट अगर नहीं आता तो समझ लो, अलग से लिख लेना कहीं पर। लोकस, इसकी डेफिनेशन है पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। एक कोई भी मूविंग पॉइंट जो पाथ बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोकस। एग्जाम्पल, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूम के उसने ये बनाया, यहाँ जाके रुका। अब इस पाथ को जब मैं पूरा का पूरा जोड़ूंगा ना, तो जो भी बनेगी शेप वो इसका लोकस कहलाएगी। वो पाथ जो इसने ट्रेस किया था, उस पाथ को आप किसी के कदमों के निशान को फॉलो करके जहाँ जहाँ पूरा घूमते वो पाथ कहलाता है। अभी जो पॉइंट था P, ये इसके ये सारे के सारे पॉइंट्स वो थे जो P से रिलेटेड थे, क्योंकि सब बराबर दूरी पर है ओरिजिन के साथ। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप पाथ ट्रेस करो, उस पाथ को मिलाओ, तो आपको क्या मिलेगा, सर्किल। इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा, थोड़ा प्रोफेशनल लिखता है आंसर, प्रोफेशनल लगता है आपका आंसर है ना, इसलिए। तो आई होप समझ में आया होगा। उतार लो और ये लोकस कहीं पर भी नोट कर लो आपके रजिस्टर में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करें वीडियो को पॉज करके। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज द सेट ऑफ ऑल T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2।
ये टी यहाँ पर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड्स 6, 8, 10। ठीक है, विच ट्राइंगल्स अमाउंट T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। ये NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। जल्दी से आ जाइए बोर्ड के ऊपर। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी हम पढ़ के निपटे हैं। हमसे कहा गया है कि एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि किसी भी प्लेन में लाई करने वाले कोई भी दो ट्राइंगल तब रिलेशन में होंगे जब वो दोनों सिमिलर होंगे। भाई सेट में तो हर तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं, छोटे बड़े, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, किसी भी तरीके के। तो रिलेशन में सिर्फ वो होंगे जो सिमिलर हों, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होते हैं तो वो भी रिलेशन में होंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, वी नीड टू प्रूव दैट फर्स्ट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, और फिर 3 ट्राइंगल दिए हैं वो सिमिलर है या नहीं ये हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस की बात कर लें। तो रिफ्लेक्सिविटी, लेट T1 बिलोंग्स टू A, देन सिंस ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर ट्राइंगल खुद के तो भाई सिमिलर ही होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ईच ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कॉमा, सो T1 will belongs to R, which implies that R is reflexive। सर सिमेट्री की बात करें, क्या रिलेशन सिमेट्रिक भी है? मान लो कि दो ट्राइंगल लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है? कोई भी दो ट्राइंगल रिलेशन में कब आते हैं? जब पहला दूसरे के सिमिलर हो, यानी कि T1 इस सिमिलर का सिंबल ये होता है, ये भी यूज़ कर सकते हो, T1 इज़ सिमिलर टू T2। पर इसका तो क्या मतलब हुआ कि T2 भी सिमिलर है T1 के, सिमिलर टू T1। इसका क्या मतलब हुआ कि T2, T1 भी लाई करेगा R में, और इन सब का मतलब हुआ कि R है सिमेट्रिक। ठीक है सर, ट्रांजिटिविटी की बात कर लें। मैंने कहा वो भी कर लो। मान लो कि T1, T2 बिलोंग करते हैं R में, और T2, T3 भी बिलोंग करते हैं R में। क्या मतलब हुआ कि T1 इज़ सिमिलर टू T2 एंड T2 इज़ सिमिलर टू T3। T1 T2 के, T2 T3 के, तो T1 भी T3 के, विच इम्प्लाइज दैट T1 इज़ सिमिलर टू T3। तो आई होप समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 और T3 भी रिलेशन में लाई करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट R इज़ ट्रांजिटिव ऑल्सो। और अगर R ट्रांजिटिव है तो मतलब एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, मतलब तो R क्या होगा? R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर आर 3 ट्राइंगल्स, कहाँ क्या ये रहा, 3 ट्राइंगल है T1, T2, T3। भाई अब देखें, द गिवन ट्राइंगल्स आर, सबसे पहले T1 दिया है विद साइड्स 3, 4, 5, किसी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट नहीं दी है। T2 दिया है और T3 दिया है। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी, है ना, विद साइड्स। तो T2 की साइड्स दी है 5, 12 और 13, और T3 की दी है 6, 8 और 10। हमसे पूछा है कि इन तीनों में से कौन से आपस में रिलेटेड होंगे। वो रिलेटेड होंगे जो सिमिलर होंगे। अब भाई सिमिलैरिटी की कंडीशन देख लेते हैं। क्लास 9th या 10th में कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा आई होप। सिमिलैरिटी क्या कहती है कि दो ट्राइंगल छोटे या बड़े या सेम साइज़ के तब सिमिलर होंगे, या जब उनकी या तो तीनों एंगल बराबर हो जाए। इसको डबल क्राइटेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि अगर 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल का सम 180 है, इसलिए। या फिर तीनों की जो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो। ठीक है, बाकी और भी क्राइटेरिया होते हैं, बट हमारे लिए ये काम आने वाला है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कि भाई इस क्राइटेरिया से देखो कि अगर 2 ट्राइंगल्स की साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है तो वो 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम लगाने वाले हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस क्या होता है, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो क्लियरली 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो ये रेशियो में आ गई 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10, और इसका रेशियो कितना है 1/2। दैट इज corresponding sides of triangles T1 and T3. Corresponding sides of triangle T1 and T3 are in the same ratio, comma, therefore by ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये लिखना पड़ेगा है ना, तुमने किस तरीके से लिखा है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया T1 इज सिमिलर टू T3, सिमिलरिटी का सिंबल था। अब भाई तुमने ये तो लिख दिया, पर तुमसे ये नहीं पूछा गया था, तुमसे पूछा गया था कि रिलेशन में कौन है। तो सर समझो, अगर दो ट्राइंगल रिलेशन में तो वो सिमिलर होंगे, तो उल्टा भी तो ट्रू है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर में है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रिलेशन में होंगे। तो हमने सिमिलरिटी प्रूव कर दी, इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू, या ऐसा लिख सकते हो, सो अकॉर्डिंग टू आर कॉमा T1 इज रिलेटेड टू आर, या फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर T1 इज रिलेटेड टू आर, ये लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। समझ में आया भाई? मैं बता देता हूँ, लास्ट में हो सकता है तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि तुमने क्वेश्चंस को देख के ये तो प्रूव कर दिया कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल रिलेशन में है तो वो सिमिलर होंगे, ये डेफिनेशन कहती है, तो वही डेफिनेशन उल्टा भी तो कहेगी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो रिलेशन में होंगे। तुमने सिमिलरिटी प्रूव कर दी और तुम उसी क्वेश्चन में हो, तो कह सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर इन दिस क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर एज पर गिवन डिटेल्स दैट बोथ द ट्राइंगल्स T1 एंड T3 आर इन रिलेशन। आई होप समझ में आया हुआ है ना। एक ही चीज़ को 4 बार समझाने से क्या होगा, फिर मेरे भी शब्द इधर उधर निकलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो उतार लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। लिखने का तरीका और किस बात को कैसा लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज द सेट ऑफ ऑल P1, P2 सच दैट P1 and P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? This is the question number 13 of exercise 1.1. तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, एक रिलेशन डिफाइंड है कि भाई दो पॉलीगन तब रिलेशन में होंगे जब उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। मतलब एक स्क्वायर रिलेटेड होगा एक डायमंड से, या फिर एक स्क्वायर रिलेटेड होगा एक रेक्टेंगल से, वो भी आपस में रिलेटेड होंगे किससे? कोई भी 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो ट्रेपेजियम ही क्यों ना हो। क्यों? ये सब आपस में रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे के सारे पॉलीगन हैं। किसी भी क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन वो होता है इसकी 3 साइड्स होती है, यानी कि ट्राइंगल्स। 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 वाले को पेंटागन, इतना तो याद है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि ऐसा पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो आपस में रिलेशन होंगे, यानी कि सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स आपस में रिलेटेड होंगे। सब में 4 साइड होती है, सारे ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे, सारे पेंटागन्स आपस में रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ दूर हो जाती है। अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 23 में कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर एक और चीज़ दी है वो बाद में देखेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। लेट P1 बिलोंग्स टू A, देन number of sides in P1 equals to number of sides in P1। भाई एक ही पॉलीगन में एक ही तरह की साइड होगी। मान लो ये पॉलीगन ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन में अगर 8 साइड होती हैं तो ऑक्टागन में 8 ही साइड होती हैं। इसका मतलब P1 तो खुद के साथ रिलेशन में होगा, यानी कि आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। सिमेट्री की बात करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स तुम्हें पता होता है ना, ये इसी में थोड़ा सा कचरा कर देता हूँ मैं, पर कोई अगर नया वर्ड लिखूँगा तो वो क्लियर लिखूँगा, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है? तो तुम्हें सबको पता है कि भाई कितनी बार पढ़ चुके हैं मैं, इसलिए ऐसा कचरा हो जाता है। तो ध्यान, ज़्यादा माइंड मत करना इन चीज़ों को कि राइटिंग गंदी है, वो है तो है, क्या करें। कुछ लोगों की राइटिंग उनकी शक्ल पर ही जाती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। खैर, सिमेट्री की बात करते हैं।
let P1 comma P2 belongs to R, which implies that number of sides in P1 equals to number of sides in P2। सर क्या करना है, एक तो मुझे बहुत आलस आते हैं लिखते हुए, नंबर ऑफ साइड्स इन, अब यहाँ पर P2 कर दूंगा और यहाँ पर P1 कर दूंगा, मतलब चाहते क्या, नहीं समझ में नहीं आते हैं, पर क्या करें, लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि P2 कमा P1 भी बिलोंग करेगा R में, तो R सिमेट्रिक है। तुम्हें क्या लगता है इतना इजी क्वेश्चन करा था, बट एनसीईआरटी करवानी है इसलिए करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब यार ये करने लायक नहीं है मेरे हिसाब से सवाल, बट स्टिल करेंगे हम, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, यार छोड़ो, हाँ भाई, लेट P1 कॉमा P2 एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 एंड number of sides in P2 equals to number of sides in P3। P1 P2 के, P2 P3 के, तो P1 भी P3 के, which implies that number of sides in P1 equals to number of sides in P3। क्या मतलब हो गया, implies that P1 comma P3 belongs to R, which further shows that R is transitive, और क्योंकि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव है, तो R is an equivalence relation। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T। सो इसका आंसर है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स पूछा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, क्वेश्चन में से उतार रहा हूँ, इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। तो क्या होंगे, the set of all elements in A related to the triangle with given sides will be the set of all triangles। सिंपल। सर ये क्या हो गया, मैंने कहा देखो एनसीईआरटी भी कभी कभी मजाक कर देती है, एनसीईआरटी ने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया कि भाई बड़ा आ रहा है ऐसा पूछा ना कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स भी दे रखी है। पहली बात तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना हमें राइट एंगल से फ़र्क पड़ता है, ना उसकी क्या साइड्स हैं इससे फ़र्क पड़ता है, और ना तो साइड के मेजरमेंट से फ़र्क है, ना ही राइट एंगल से, इवन हमें तो फॉर्म फैक्टर से भी फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ट्राइंगल तो चलो ट्राइंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल तो कई तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर, डायमंड, काइट, कुछ भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल। लेकिन भैया हम तो कह रहे हैं कि वो भी रिलेशन में है, तो ट्राइंगल की कोई भी साइड्स हो वो रिलेशन में तो सिर्फ ट्राइंगल्स के साथ ही हुआ। सो ऑल द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, क्योंकि ये भी इन्हीं का हिस्सा है। भाई इसकी नंबर ऑफ साइड्स इसमें भी 3 है ना, हर ट्राइंगल में 3 होती है, तो सारे के सारे ट्राइंगल आपस में रिलेशन में होंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो बाकी इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दी थी, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। सो आई होप नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज the set of all L1, L2 such that L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation and find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4, y is equals to mx plus c। याद आ गया होगा, यहाँ पर m स्लोप होता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कि भाई एक सेट है जिसमें L1 और L2 तब रिलेट करेंगे जब वो आपस में पैरेलल हों, और L है ऑल लाइन्स का सेट प्लेन के अंदर, तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस है। तो भाई रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। लेट L1 बिलोंग्स टू L, देन सिंस ईच लाइन इज पैरेलल टू itself, comma, so L1 is related to L1 implies that R is
रिफ्लेक्सिव। सर सिमेट्री चेक करते हैं। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू L विच इम्प्लाइज दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। ये रिलेशन कहता है, तो भाई L2 भी पैरेलल होगी L1 के, तो इम्प्लाई होता है कि भाई L2 और L1 भी क्या बिलोंग करेंगे, R में बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका R कैसा हो गया, R इज सिमेट्रिक। सो ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, implies that L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, which further implies that ये L1 भी L3 के पैरेलल होगा, तीनों पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि L1 और L3 भी R में लाई करेगा, which implies that R is transitive also। और ये तीनों के तीनों हैं, तो यानी कि आपका R क्या होगा, R is an equivalence relation। अब हमसे क्वेश्चन में एक बात और पूछी है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज लाइन्स विच आर रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल्स टू 2x+4। भाई देखो द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x+4 हैज़ स्लोप 2। mx+c से कंपेयर करोगे तो m कितना आएगा, 2। y इज इक्वल्स टू mx+c, तो m की जगह 2 है, तो इस लाइन की स्लोप 2 है। अब भाई इस लाइन से रिलेट करने वाली सारी लाइंस वह होंगी जो इसके पैरेलल होंगी, यही तो आपका रिलेशन कहता है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू 2x+4, रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x+4 इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस comma which are parallel to y is equals to 2x+4। तो 2x+4 जो है लाइन है, इससे रिलेट करने वाली सारी लाइंस वहाँ होंगी जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। ठीक है, और हमें पता है we know that all parallel lines have same slope। सारी पैरेलल लाइंस की सेम स्लोप होती है, इसलिए इसकी स्लोप 2 है, तो जितनी भी लाइंस होंगी जो इससे रिलेट करेंगी उन सब की स्लोप भी 2। मतलब y इज इक्वल्स टू mx+c में m की जगह पर तो 2 ही आएगा, c की जगह पर कुछ भी हो सकता है। फैमिली ऑफ लाइंस अगर आपने पढ़ी हो, पता नहीं क्लास शायद इस साल भी आपके 12th में है, 3D के अंदर ही पढ़ा सकता हूँ। फैमिली ऑफ लाइंस जैसे ये सारी लाइंस हैं, इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू मान लो 4x+3, तो इस लाइन की तो इक्वेशन होगी, हो सकता है y इज इक्वल्स टू 4x+2 हो। इस लाइन की इक्वेशन कुछ और है, तो 4 की जगह तो 4 ही रहेगा, स्लोप तो सबकी सेम है, बस कांस्टेंट चेंज करते जाओ तुम्हें पैरेलल लाइंस मिलती जाएंगी। इसलिए तो कहते हैं y इज इक्वल्स टू mx+c इज़ द फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप m। समझ में आता है? तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट ऑल पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, सो the set of required lines will be that comma where each line has slope equals to 2। तो जो आपको सेट चाहिए रिलेटेड लाइंस का, वो वैसा सेट होगा जिसमें हर लाइन की स्लोप 2 हो, तभी तो वैसा रिलेट करेगी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा सो कॉमा। अच्छा बेटा, मुझे आप लोगों को लग सकता है कि इतना ज़्यादा मैसअप हो गया सर, इसको एक लाइन में तो लिख सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो किसी तरीके से कि एक ही स्टेटमेंट में इनको अकोमोडेट कर पाओ तो कर लेना, बट क्योंकि ये हर लाइन ज़रूरी है, ठीक है, हर लाइन का मीनिंग है, इसलिए मैं अलग अलग लिख पा रहा हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तुम प्रैक्टिस से करो। तो सो द सेट ऑफ ऑल लाइन्स related to the line y is equals to 2x+4 will be given by y is equals to 2x+c, where c belongs to real number r, where c is a real number। या ऐसा लिख रहा हूँ where c is a constant and will be a real number।
समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि ये लाइन है, इसकी स्लोप 2 है, तो जितनी भी लाइंस होगी जो उसके रिलेटेड होंगी वो पैरेलल होंगी, तो उनका स्लोप भी 2 ही होना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी लाइन जिसका स्लोप 2 हो वो किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी? ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। तो सारी फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस जो इस लाइन के रिलेटेड है वो यहाँ से हमें मिलेगी। तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। सो आई होप नोट कर लिया होगा। तो हम जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 41 है। आई थिंक मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में से है। इफ़ R1 and R2 are equivalence relations in set A, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation in set A. तो चलिए करते हैं भाई। इसमें कहा गया है कि दो रिलेशन है जो इंडिविजुअली इक्विवेलेंस है किसी सेट के ऊपर। हमें बताना है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। अब स्टार मार्क क्यों करवाया भाई? अब इसके अंदर जो रिलेशन है कोई डेफिनेशन नहीं दी। दो रिलेशन है वो भी पता नहीं क्या डेफिनेशन थी, बट वो इक्विवेलेंस है। उन दोनों का इंटरसेक्शन की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो भी इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपके रिलेशन का हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ कोई इंडिविजुअल सेट की बात नहीं हो रही, रिलेशन की बात हो रही है। तो आपको अगर इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी होगी तो क्या प्रूव करना होगा कि A, R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई करे, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में करता हो तो B, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में लाई करे, तब ये रिफ्लेक्सिव, तब ये सिमेट्रिक होगा। और A, B और B, C अगर इसमें लाई करता है तो A, C भी जिसमें हो इसमें लाई करना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ ये बातें, अभी यहाँ काम आएगी भाई। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब देखना यही सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, तुम यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? शुरुआत कहाँ से करें भाई? देखो आपका R1 और R2 दोनों सेट A पे वो है, इक्विवेलेंस है। सेट A मान लो क्या है, हमें नहीं पता क्या है, पर कुछ भी होगा उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा R1 में भी और R2 में भी, क्योंकि दोनों की ही डेफिनेशन इस तरह की है कि वो इक्विवेलेंस है। यानी कि R1 और R2 दोनों इंडिविजुअली रिफ्लेक्सिव हैं इसके ऊपर। अगर R1 पूरा सेट A पे रिफ्लेक्सिव है तो अगर इसमें 1000 भी एलिमेंट है तो वो 1000 के अंदर खुद से रिलेट होंगे और R2 भी खुद से रिलेट होगा। तो अगर मैं ले लूँ दैट लेट A बिलोंग्स टू A, मैंने कोई एलिमेंट ले लिया कि कोई स्मॉल है जो सेट A में बिलोंग करता है, तो देन तो A, A R1 में भी बिलोंग करेगा एंड A, A R2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि सेट A के हर एलिमेंट के लिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और आपका रिलेशन R2 भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि वो इक्विवेलेंस है। तो जब ये दोनों R1 में लाई कर रहे हैं तो ये तो सेट की थ्योरी है, देन इनके इंटरसेक्शन में भी लाई करेंगे। और क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में लाई कर गए, इसका मतलब ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है इसको आपने प्रूव कर दिया एज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। हमने शुरुआत कहाँ से करी यहाँ तक पहुँचने के लिए? हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट है जो A में लाई करता है। हर एलिमेंट के लिए A के अंदर आपका R1 रिफ्लेक्सिव है, R2 रिफ्लेक्सिव है, तो A, A R1 में भी होगा, A, A R2 में भी हो, चाहे इनकी कुछ भी डेफिनेशन रही हो, ये तो होगा ही होगा। तो अगर ये दोनों में तो इंटरसेक्शन में भी होगा। सिमेट्री की बात कर लेते हैं। अब देखो लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब तो ले सकता हूँ, मान लो कोई है जो R1 इंटरसेक्शन R2 में कर रहा है, क्योंकि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है तो मतलब इंडिविजुअली भी कर ही रहा होगा, यानी कि A, A R1 में ही बिलोंग करेगा। एंड ये इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखा जाता है वर्ड में, और यूनियन की जगह और लिखा जाता है, यह याद होगा तुम्हें सेट की थ्योरी से। ठीक है बेटा? तो अगर वो इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है तो मतलब इंडिविजुअली भी लाई कर रहा था, तभी तो इंटरसेक्शन में आया। अगर A, B R में लाई कर रहा है तो B, A भी R1 में लाई करेगा। और अगर A, B R2 में लाई कर रहा है तो B, A भी R2 में लाई करेगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक भी तो हैं, क्योंकि वो तो इक्विवेलेंस है, तो रिफ्लेक्सिव थे तो सिमेट्रिक भी हैं। अगर A, B मतलब R में है, R1 में है, तो B, A भी R1 में होगा, सिमेट्रिक है, ये भी दोनों सिमेट्रिक है। जब ये B, A दोनों में है तो ये B, A इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। आ गए? A, B लाई करवा रहा है तो B, A भी लाई कर रहा है। इम्प्लाई हो रही है ये बात। सेकंड कंडीशन पूरी हो गई तो ये क्या हो गया? इम्प्लाई सेट R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? कुछ अलग नहीं कर रहे, सेट सी यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्लास 11 का पहला चैप्टर। अब करते हैं लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है?
भाई मान लो कि ये दोनों इसमें हैं, अब क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में तो इंडिविजुअली भी होंगे, दैट इज़ A, B, C बिलोंग्स टू R1, इसमें भी लाई करेंगे, और A, B और B, C R2 में भी लाई करेंगे। लेकिन सर R1 तो इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव भी होगा, और अगर R1 ट्रांजिटिव है तो इस पेयर में लाई करने का मतलब है कि A, C भी R1 में लाई करेगा। सर R2 भी इक्विवेलेंस था, तो वो इक्विवेलेंस कब हुआ, जब वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर R2 ट्रांजिटिव है तो A, B, C लाई करवाने पर A, C भी R2 में लाई कभी किया होगा। यहाँ तक हो गया। सो आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक। अब क्योंकि ये A, C R1 और R2 दोनों में लाई कर रहा है, तो सर इनके इंटरसेक्शन में तो करेगा ही करेगा, विल बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। और सर आप देखो R1 इंटरसेक्शन R2 में आपने ये लाई करवाया था और A, C चाहिए था, A, C आ गया, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और कुछ पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 25 नहीं पूछा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। आई होप नोट हो गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Let R be a relation on the set A of ordered pairs of positive integers defined by x, y is related to u, v if and only if x v is equals to y u such that R is an equivalence relation। ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 42 है और जिसको मैं इतनी देर से 42 बता रहा था वो 41 था, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 था। सो आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, बट आपके स्नैपशॉट में वो चीज़ सही सही लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एग्जाम्पल 42 है, ठीक है, और पहले वाला एग्जाम्पल 41 था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई ये एक रिलेशन है, इसकी डेफिनेशन इस तरीके की है कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी रिलेट करेंगे जब वो x का प्रोडक्ट v से y के प्रोडक्ट u के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? और ऐसे रिलेशंस किस पे? a क्रॉस a से a क्रॉस a पर होते हैं। करा चुका हूँ मैं ऐसा पहले क्वेश्चन। ये कोई सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि ए क्रॉस ए कोई सेट है उससे ए क्रॉस ए पर है, तो ये स्टेप अप हो गया। अभी तक हम जो रिलेशन कर रहे थे वो ए से ए तक होते थे। समझ में आया ना बेटा? तो अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स में रिलेशन चल रहा है, पहले एलिमेंट्स में चलता था। हमसे पूछा गया कि भाई इसको बताइए कि इक्विवेलेंस है या नहीं। मैंने कहा ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस दिखाना है तो सही। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। भाई रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? x, y से रिलेट करेगा। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर x, y सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि अगर a, b किसी c, d से रिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो फिर c, d भी रिलेट करें a, b से, ये सिमेट्री होगी। और ट्रांजिटिविटी क्या होगी कि a, b इज़ रिलेटेड टू c, d एंड c, d इज़ रिलेटेड टू e, f। तो इन दोनों का मिला के क्या आना चाहिए? इम्प्लीकेशन कि आपका जो a, b है वो भी रिलेट करे सीधा e, f से। सर ये क्यों लिख रहा हूँ वैसे इतना? मैंने कहा देखो बेटा, मुझे प्रोडक्ट इक्वल करना है तो मुझे इससे याद रहेगा कि मुझे क्या मेरा टारगेट है और क्या मेरा टारगेट यहाँ पर है। समझा दूंगा अभी सॉल्यूशन में। अगर पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा हो इस तरीके का तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू a। x, y मान लो कि a में बिलोंग करता है, देन ये होने के लिए क्या होना चाहिए? x का प्रोडक्ट y के साथ और y का प्रोडक्ट x के साथ। देन सिंस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स, देयरफॉर क्योंकि ऐसा है, देयरफॉर x, y इज रिलेटेड टू x, y विच इम्प्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव। सर हमें समझ में नहीं आया, मैंने कहा इसीलिए वो लिखा था। भाई ये तब रिलेट होते हैं जब पहले का और आखिरी का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है। अब ये रिलेशन में अगर लाना है, इनको इससे ही रिलेट करवाना है, तो मतलब ये रिलेशन की डेफिनेशन फॉलो करवानी पड़ेगी। मतलब x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये मुझे पहले पता होना चाहिए, तब जाके मैं ये ला पाऊँगा। तो जो मुझे पता है वो मैं लिख के रख लेता हूँ। अब मुझे पता है कि अगर ऐसा है तो यानी कि AD किसके बराबर है? BC के। बट मुझे ऐसा लाना है तो मुझे CB किसके बराबर दिखाना होगा? DA के। तो मुझे इस फॉर्म में नंबर को लिखना है, क्योंकि इसको लिखने के तो 10 तरीके हैं। मैं सब लिख सकता हूँ AD इक्वल्स टू BC, तो DA इज इक्वल्स टू BC। पर मुझे लिखना कैसे है?
जो मेरी डेफिनेशन को मैच करे, इसलिए मैं पहले ही वो लिख लेता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर अभी देखना, सिमेट्री की बात करते हैं। मैंने मान लिया लेट a, b इज़ रिलेटेड टू c, d। अगर रिलेशन में है तो a का प्रोडक्ट d के साथ बराबर होगा b का प्रोडक्ट c के साथ। बट मुझे चाहिए c, d a, b से रिलेट करते हुए। बट सर ऐसा चाहिए तो प्रोडक्ट भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तो मेरे को प्रोडक्ट पता होना चाहिए। मैंने रफ में कर रखा था साइड में कॉपी में, तो सी बी इज इक्वल्स टू डी ए इम्प्लाइज एट, विच इम्प्लाइज एट कि सी, डी भी रिलेट करेगा ए, बी को। हो गया ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, आर एस सिमेट्रिक। तो ये फ़ायदा था वहाँ पर लिखने का उसको। ट्रांजिटिविटी की चेक करते हैं हम। लेट a, b is related to c, d and c, d is related to e, f। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि जो AD है वो BC के बराबर होगा, और ये आपस में रिलेटेड है यानी कि CFD E के बराबर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चारों का प्रोडक्ट कर दें तो ADCF बराबर होगा BCDA के। पर करा क्यों, मैंने कहा ये लाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि AF इज इक्वल्स टू BE चाहिए था, पर सर इससे तो नहीं आ रहा। मैंने कहा आ रहा ढंग से, देखो D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, तो B है पूरा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिला, AF इज इक्वल्स टू B, और AF B के बराबर है, मतलब ऐसा रहा होगा, यानी कि आपका जो A, B है वो रिलेट कर रहा होगा E, F से। समझ में आया, यानी कि आपका R क्या हो गया, ट्रांजिटिव, और इसकी भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, तो R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो भी मैंने लिखा है साइड में, ये रफ वर्क करने का फ़ायदा आपको क्वेश्चन के दौरान मिलेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, यही 10 क्वेश्चन मुझे करवाने थे, ठीक है। अब एक अगला लेक्चर और लूँगा जो कि आखिरी लेक्चर होगा रिलेशन के ऊपर, लेक्चर 07, जिसमें बच्चे में 10-12 क्वेश्चन और कराने हैं, जिसमें आपकी पूरी NCERT, मिसलेनियस और रेफरेंस बुक्स के भी मेजर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।